कहानी की शुरुआत हबर्ट नेशनल बैंक से होती है, जहां चोर बन चुके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो अपनी पहली चोरी में इसी बैंक को निशाना बनाते हैं। उनका लीडर सीधे बैंक मैनेजर के पास जाता है और बिना एक पल सोचे उसके सीने में गोली मार देता है, जिससे पूरा बैंक सन्न रह जाता है और वहां पर मौजूद लोग डर से कांप उठते हैं। जिसके बाद चोर पूरी योजना के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू में कर लेते हैं और हॉल के बीच एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंक देते हैं, जिसमें से एक सख्त आवाज गूंजती है कि सब नीचे लेट जाओ और अपने हाथ जमीन पर रखो। इससे डर के मारे सभी लोग तुरंत नीचे बैठ जाते हैं और बैंक के कर्मचारी घबराकर सेफ खोल देते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी चोरी खत्म हो जाती है और चोर 3 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ लेकर वहां से निकल जाते हैं। भागते वक्त वो एक मोशन एक्टिवेटेड बॉम्ब वहां पर छोड़ देते हैं और उसी स्पीकर से फिर से धमकी भरी आवाज आती है कि अगर कोई भी उठा या फिर पुलिस को कॉल किया तो बॉम्ब 15 मिनट में फट जाएगा। जाते जाते लीडर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है और उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है। पलक झपकते ही ये चोर शहर की गलियों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी ये थे ही नहीं। करीब 25 मिनट के बाद एफबीआई को इस चोरी की खबर मिलती है, लेकिन सीन पर सिर्फ एक ही सुराग बचा होता है, जो कि उस बॉम्ब पर लगा एक फिंगरप्रिंट होता है। इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिलता, जिससे सेक्रेटरी क्रिस हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि चोरी इतनी आसानी से की, फिर चोरों ने बैंक मैनेजर को क्यों मारा। उसे शक होता है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है, इसलिए वो सबूत ढूंढने निकलता है। लेकिन उसका साथी बताता है कि पुलिस बॉम्ब अपने साथ ले जा चुकी है और ये देखकर क्रिस और भी गुस्सा हो जाता है कि पुलिस इस केस में क्यों घुस रही है। गुस्से में वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस चीफ एड्रियन को ढूंढकर उससे सवाल करता है कि ये एफबीआई का मामला है, फिर पुलिस इसमें क्यों घुस रही है और जो भी सबूत मिले हैं वो तुरंत मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही एड्रियन घबरा जाता है और बताता है कि जो फिंगरप्रिंट मिला है वो जेम्स नाम के एक आदमी का है, जो पहले स्पेशल फोर्सेस में था। करीब 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम ने कुछ कॉलेज के छात्रों को अगवा किया था और फिरौती मांगी थी, और जब समय पर पैसे नहीं मिले तो सभी कैदियों को मार दिया गया था। इसके बाद फौज की एक दूसरी यूनिट ने उन सभी बागी कमांडो को खोजकर मार गिराया और अब जेम्स के परिवार में सिर्फ उसका छोटा भाई रेंजर ही जिंदा बचा है। पुलिस को शक होता है कि अब जेम्स और उसकी पूरी टीम मर चुकी है, तो ये चोरी रेंजर ने की होगी और किसी तकनीक की मदद से उसने जेम्स का फिंगरप्रिंट वहां पर लगा दिया होगा। तभी एजेंट फेल्स खबर लेकर आता है कि चोरी के समय रेंजर को एक दुकान में देखा गया था, इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि एक आदमी एक ही समय में 2 जगह पर नहीं हो सकता। ये सुनकर क्रिस समझ जाता है कि चोर जानबूझकर सभी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये चोर काम कर रहे हैं वो स्पेशल फोर्सेस के हो ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी स्पेशल फोर्सेस वाले अपना फिंगरप्रिंट छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए या तो ये लोग बहुत नासमझ हैं या फिर बेहद चालाक। वो एजेंट्स अभी इस उलझन को सुलझाने में लगे ही होते हैं कि तभी एक और चोरी हो जाती है और इस बार चोर बैंक मैनेजर के परिवार की जान लेने की धमकी देकर उससे बैंक का सेफ खुलवा लेते हैं। मैनेजर ईयरपीस पहनकर बैंक के अंदर जाता है और डर के मारे सभी लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बाहर भेज देता है। इसके बाद वो कांपते हाथों से तिजोरी खोल देता है और जैसे ही काम पूरा होता है चोर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। तभी बैंक से निकल रही एक फीमेल एम्प्लॉय से उनका सामना हो जाता है, जो डर के मारे अलार्म बजाने ही वाली होती है, लेकिन मैनेजर उसे रोक लेता है और हालात को संभाल लेता है। चोर एक बार फिर स्पीकर से वही सख्त आवाज चलाते हैं और पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन इस बार वो पैसे नहीं बल्कि सेफ में रखे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं। सबसे हैरानी की बात ये होती है कि वो घायल गार्ड का इलाज करवाते हैं और उसी फीमेल एम्प्लॉय से उसकी मरहम पट्टी करवा देते हैं। इससे साफ लगने लगता है कि ये लोग बिना वजह किसी को मारते नहीं हैं और यहीं से सवाल उठता है कि पहली चोरी में बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया था। अब थोड़ी ही देर में इसका जवाब हमें मिल जाता है। जब बारिश में तीसरा मैनेजर ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तभी एक चोर उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसको बाहर खींच लेता है। गीली सड़क पर गिरते ही उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और एक चाकू उसकी गर्दन में उतार दिया जाता है। इसी बीच बैंक के मालिक जेफरी को पता चलता है कि उसकी 2 ब्रांच लूट ली गई है और उसे पैसों से ज्यादा उन डॉक्यूमेंट्स की चिंता सताने लगती है जिनमें उसका एक बड़ा राज छुपा हुआ है। जबकि लगातार 2 चोरी के बाद सेक्रेटरी क्रिस और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उस फिंगरप्रिंट के अलावा चोर कोई दूसरा सुराग छोड़कर गए ही नहीं होते। उसे सबसे ज्यादा परेशान यही बात कर रही थी कि एक बैंक में चोर मैनेजर को मार देता है, जबकि दूसरे बैंक में वही लोग घायल सिक्योरिटी गार्ड की जान बचा लेते हैं। ये उल्टा सीधा बर्ताव देखकर क्रिस सोच में पड़ जाता है कि इस केस में जरूर कोई छुपा हुआ राज है, जिसके लिए ये चोर इतनी हद तक जा रहे हैं। इसी उलझन में वो बचे हुए बैंक मैनेजर से पूछताछ करता है
और उसको उम्मीद नहीं होती कि वहां पर कोई खास जानकारी मिलेगी। लेकिन मैनेजर अनजाने में एक अहम सुराग दे देता है। क्रिस पूछता है कि क्या बैंक का मालिक जेफरी यहाँ पर अक्सर आता है, तो मैनेजर बताता है कि जेफरी बेहद अमीर आदमी है जिसके नाम पर देश भर में करीब 3000 बैंक ब्रांच है। वो इतनी छोटी ब्रांच में आने का वक्त नहीं निकालता और अपनी सबसे बड़ी ब्रांच में भी साल में 1 या फिर 2 बार ही जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि हाल के दिनों में जेफरी हर रोज इसी छोटी ब्रांच में आ रहा था, वो भी क्लोजिंग टाइम पर, और वो खुद तिजोरी को चेक भी कर रहा था। ये सुनते ही क्रिस को साफ लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी बीच एक कलीग उसे और भी हैरान कर देने वाली खबर देता है कि चोरी किए गए नोटों के सीरियल नंबर ट्रैक करने पर पता चला है कि पूरे 3 मिलियन किसी चैरिटी को दान कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी जानकारी पुलिस चीफ एड्रियन ने क्रिस को नहीं बताई थी, जिससे वो और भी गुस्से में आ जाता है और वो एजेंट वेल्स को एड्रियन के साथ मिलकर जांच करने का आदेश देता है। उधर टेक्निकल डिपार्टमेंट गोली पर मिले फिंगरप्रिंट से ये भी कंफर्म कर देता है कि वो फिंगरप्रिंट भी जेम्स का ही है। और यही बात क्रिस को सबसे ज्यादा परेशान करती है कि जो आदमी मर चुका है वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। अब तक दोनों ही जगहों पर ऐसे सबूत मिल चुके थे जिन पर जेम्स के फिंगरप्रिंट थे, और यही बात क्रिस को सबसे ज्यादा उलझा रही थी। उसको लगने लगा था कि पुराने किडनैपिंग केस में जरूर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अब सामने आ रहा है। इसी सोच के साथ वो अपने एक साथी को आदेश देता है कि जेफरी पर पूरी नजर रखी जाए और उसके हर राज को बाहर निकाला जाए। अगले ही दिन बैंक मैनेजर के फ्यूनरल में जेफरी खुद पहुंचता है और उसके साथ उस एरिया का मेयर भी नजर आता है। 2 छोटी ब्रांच के मैनेजर की मौत पर इतने बड़े लोगों का आना क्रिस को बेहद अजीब लगता है। क्रिस का शक और गहरा हो जाता है और इसी बीच एड्रियन मजबूरी में वेल्स के साथ जांच में लगा रहता है, जहां उन्हें एक अहम गवाह मिल जाता है। ज्वेलरी शॉप का एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसको शक होने पर गाड़ियों के नंबर नोट करने की आदत है और उसने चोरों की गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। जब उस नंबर की जांच होती है तो पता चलता है कि वो गाड़ी रेंजर के नाम पर है, और ये जानकारी मिलते ही एड्रियन तुरंत आदेश देता है कि रेंजर को पकड़ा जाए। उसी समय हेडक्वार्टर में क्रिस के हाथ एक अजीब सी फाइल लगती है जिसे वो पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट समझता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ फोटोज निकलते हैं। उन फोटोज में जेफरी और उस एरिया का मेयर बेहद करीबी नजर आ रहे होते हैं और ये साफ हो जाता है कि ये सब चोरों की तरफ से भेजा गया है। सारे सुरागों को जोड़कर क्रिस फैसला करता है कि अब उसको जेफरी से सीधी बात करनी होगी। अगले ही दिन वो बैंक हेडक्वार्टर जाकर उससे मिलता है, जहां पर वो उसके मरे हुए छोटे भाई का जिक्र करता है जो पुराने किडनैपिंग केस का शिकार था और जिसे उसी स्पेशल फोर्सेस की टीम ने अगवा किया था, जिसमें जेम्स भी शामिल था। क्रिस के सवालों पर जेफरी बिल्कुल शांत रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जब क्रिस सीधे पूछता है कि चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स में क्या था, तो ये सुनते ही जेफरी का चेहरा लाल हो जाता है। यही देखकर क्रिस समझ जाता है कि जेफरी का उस छोटी ब्रांच में बार बार जाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ मामला था। गुस्से में जेफरी सिक्योरिटी बुलाता है और क्रिस को जबरदस्ती हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी वक्त चोर अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू कर चुके होते हैं और इस बार उनका सीधा टारगेट बैंक का हेडक्वार्टर होता है। चोर बहुत इजी और तालमेल के साथ काम करते हैं और हर आदमी का रोल पूरी तरह साफ होता है। वो मेन लॉबी पार कर लेते हैं जहां सिक्योरिटी काफी टाइट होती है और कस्टमर्स की भीड़ रहती है, पर फिर भी चोर बिना गड़बड़ के आगे बढ़ते हैं और केबल्स की मदद से मेन एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। अब ठीक उसी समय क्रिस को जेफरी के गार्ड बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी वो चोरों को देख लेता है जो लोगों को नीचे लेटने को कह देता है, जिससे बैंक में पैनिक फैल जाता है। चोर मौका देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं और तभी जेफरी भी सामने आ जाता है, जिसके बाद एफबीआई की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है, जहां एक गोली गलती से सिक्योरिटी गार्ड को लग जाती है और क्रिस की फायरिंग से एक चोर घायल होकर गिर जाता है जो मरा हुआ लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वो अचानक उठकर हमला कर देता है। हालात बिगड़ता देख क्रिस पहले जेफरी को सुरक्षित जगह पहुंचाता है और फिर वापस चोरों से भिड़ जाता है, लेकिन इस बार चोर उस पर भारी पड़ते हैं और आखिरकार घायल सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्रिस किसी तरह जान बचाकर निकल जाता है, जबकि चोर अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद जेफरी के पास सिर्फ एक बॉडीगार्ड बचता है जो थकान से गिरने वाला होता है, और सबसे हैरानी की बात यह रहती है कि सामने खड़ा चोर बॉडीगार्ड पर हमला नहीं करता, क्योंकि शुरू से आखिर तक उनका एक ही टारगेट था जो कि जेफरी था। चोर बॉडीगार्ड को हथियार नीचे रखने को कहता है, लेकिन तभी उसका एक साथी वहां पर पहुंचकर बॉडीगार्ड के माथे में गोली मार देता है। ये देखकर लीडर गुस्से में उस पर चिल्ला उठता है। इसी पल क्रिस मौका देखकर हमला करता है और गोली चलाने वाले चोर को मार देता है, जबकि लीडर को जिंदा पकड़ लिया जाता है।
हालात पलटते देख चोरों में से एक तुरंत एक महिला कर्मचारी को पकड़ लेता है ताकि उसके बदले अपने साथी को वो छुड़ा सके। दोनों तरफ बातचीत होती है और एक्सचेंज का फैसला हो जाता है। क्रिस जानता है कि अगर उसने चोर को छोड़ा तो शायद वो खुद जिंदा ना बचे। और हैरानी की बात ये होती है कि चोर अपना वादा निभाता है और क्रिस को छोड़ देता है और अपने साथियों को गोली ना चलाने को कहता है। सभी चोर तेजी से वहां से निकल जाते हैं और FBI पूरा क्राइम सीन सील कर देती है। टेक्निकल टीम जब बॉडी की जांच करती है तो उनको पता चलता है कि फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए हैं और दांत तक निकाल दिए गए हैं ताकि पहचान कभी ना हो सके। इसी बीच एड्रियन को कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि रेंजर मिल गया है। एड्रियन और वेल्स तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन कमरे के अंदर उन्हें सिर्फ रेंजर की भाभी मार्था मिलती है। वो बताती है कि जेम्स की मौत के बाद रेंजर जब भी मिलने आता है तो घर के खर्च के लिए वो कुछ पैसे देकर चला जाता है ताकि बच्चों का गुजारा हो सके। एड्रियन को लगता है कि यहाँ से कोई सुराग नहीं मिलेगा। तभी उसको खबर मिलती है कि रेंजर को एक पुराने घर के पास देखा गया है जहाँ शायद बाकी चोर भी छुपे हो सकते हैं, लेकिन एड्रियन ये बात वेल से छुपा लेता है। असल वजह ये होती है कि एड्रियन की वाइफ काफी समय से कैंसर से जूझ रही होती है और उसकी छोटी सी सैलरी में इलाज करना मुमकिन नहीं है। अपनी वाइफ के दर्द को याद करके एड्रियन और मजबूर हो जाता है और एक बड़ा फैसला कर लेता है। इसी बीच अगली सुबह क्रिस को एक अनजान फाइल मिलती है जो चोरों ने भेजी होती है और उसे देखते ही क्रिस हिल जाता है। उस फाइल में जेफरे के सारे जुर्म लिखे होते हैं और वो राज पूरी तरह सामने आ जाता है जिसको वो सालों से छुपा रहा था। पता चलता है कि पुरानी बड़ी किडनैपिंग की साजिश जेफरे ने ही रची थी ताकि उसके परिवार की जायदाद सिर्फ उसी के पास रहे और कोई बंटवारा ना हो। उसने एक मिलिट्री ऑफिसर को पैसे देकर झूठे आतंकवादी ऑपरेशन के कागज बनवाए और जेम्स की स्पेशल फोर्सेस टीम को उसी मिशन पर भेज दिया गया, जिन्होंने ये सोचकर रेड की कि वो असली आतंकवादी मार रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो निहत्थे कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनमें जेफरी का छोटा भाई भी शामिल था। ये सच्चाई जानकर पूरी टीम टूट गई। उन्हें समझ आ गया कि जो ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर गलत था और उन्होंने तुरंत ऊपर रिपोर्ट भेज दी। लेकिन इससे पहले कि सच्चाई सामने आती, एक दूसरी स्पेशल फोर्सेस टीम ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जेम्स की टीम इसके लिए तैयार नहीं थी और अचानक हुए हमले में वो एक एक करके मारे जाने लगे। इसी हमले में जेम्स भी मारा गया और जेफरी के छोटे भाई की मरते ही पूरी जायदाद जेफरी को अकेले मिल गई। अपने जुर्म को छुपाने के लिए जेफरी ने फौज के कुछ अफसरों को मोटी रकम देकर जेम्स और उसकी टीम को गद्दार घोषित करवा दिया। उसने पहले से ही अपनी योजना को मजबूत करने के लिए जेम्स की टीम के 3 लोगों को खरीद लिया था। वही 3 लोग बाद में 2 बैंक मैनेजर बने जिन्हें चोरों ने मारा और तीसरा वही मेयर था जो जेम्स के अंतिम संस्कार में नजर आया था। इन तीनों ने मिशन वाले दिन किसी न किसी बहाने छुट्टी ली और बाद में अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे दी। जेम्स की टीम खत्म होने के बाद जेफरी ने इन तीनों को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया और उनके सहारे अपनी ताकत बढ़ाता रहा। उसको लगता था कि उसका राज हमेशा दबा रहेगा और वो एक आरामदायक और ताकतवर जिंदगी जीता रहेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस मिशन से कुछ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स बच गए थे और समय के साथ उन्हें समझ आ गया था कि जेफरी ने उनका इस्तेमाल किया है और उनसे अपने ही फौजी भाइयों को मरवा दिया। यही सच उनके दिल में सालों तक सुलगता रहा और उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। आर्मी से बाहर निकलने के बाद उन बचे हुए सोल्जर्स ने मिलकर बदला लेने का फैसला किया और उनका इरादा बिल्कुल साफ था, जेफरी और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए। क्रिस को अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने अंदाजा लगाया कि रेंजर का भी इस पूरे खेल में कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। जो पैसा वो मार्था को देता है वो चोरी का पैसा है। उसने अपने साथियों को इस एंगल से जांच करने को कहा। उधर एड्रियन भी रेंजर को चुपचाप ट्रैक कर रहा था। उसने ये कंफर्म कर लिया कि पैसा उसी पुराने घर में छुपाया गया है। एड्रियन और उसके एक ऑफिसर ने तय किया कि सुबह होने से पहले वो पूरा पैसा वहां से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मीडिया भी हरकत में आ गया। सभी बड़े टीवी चैनल्स पुरानी सच्चाई को उजागर करने लगे और ये साफ हो गया कि जेम्स और उसकी टीम के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ था। ये खबर देखते ही जेफरी समझ गया कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और वो घबराकर जल्दी जल्दी सामान बांधकर भागने की तैयारी करने लगा। क्रिस ने भी जेफरी की चाल भांप ली और उसने अपने साथी वेल से कहा कि जेफरी के नाम पर अगर कोई प्लेन बुक हो तो तुरंत उसकी जानकारी निकाली जाए ताकि वो भाग न सके। इसी दौरान क्रिस खुद उस बार में पहुंचता है जहां पर जेम्स की गर्लफ्रेंड काम करती थी, क्योंकि उसे शुरू से उसके ऊपर शक था कि जेम्स जिंदा हो सकता है। दूसरी ओर सुबह होने से पहले एड्रियन अपने साथियों से मिलने पहुंचता है और आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है और वो सब कुछ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी पैसों के लालच में अंधे हो चुके होते हैं।
जो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। उधर क्रिस को उसी बार के अंदर जेम्स मिल जाता है और सामने जिंदा खड़े जेम्स को देखकर उसका शक हकीकत में बदल जाता है। वो तुरंत जेम्स को FBI हेडक्वार्टर ले जाता है और पूछताछ शुरू कर देता है। अब तक मिले सभी सुरागों को जोड़कर क्रिस ये मानने लगता है कि बदला लेने के लिए जेम्स ही चोरों का लीडर बना होगा, लेकिन जेम्स इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो इन सब के पीछे नहीं है। दूसरी ओर एड्रियन अपने दोनों साथियों से भिड़कर उनसे अलग हो जाता है, लेकिन वो दोनों अब भी पैसा चुराने के इरादे से पुराने घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि जहां पर करोड़ों की रकम होने की उम्मीद थी वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक पुलिस के सायरन बजने लगते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। उन दोनों में से एक पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे वहीं पर मार गिराती है, जबकि दूसरा डर के मारे हाथ उठाकर सरेंडर कर देता है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी वक्त FBI में क्रिस को खबर मिलती है कि एड्रियन के आदमी पकड़े जा चुके हैं और तभी एड्रियन भी वहां पर पहुंच जाता है। क्रिस उससे पूछता है कि उसे पैसों की जगह का पता कैसे था, जिस पर एड्रियन जवाब देता है कि ये जानकारी उसे एक इन्फॉर्मर से मिली थी और इस बारे में वेल्स को भी सब कुछ पता था। ये सुनते ही क्रिस चुप हो जाता है और तुरंत वेल्स की फाइल चेक करता है, जहां पर लिखा होता है कि वेल्स उसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा था जिसे जेफरी ने इस्तेमाल किया था और मिशन के बाद उसने अचानक आर्मी छोड़कर FBI ज्वाइन कर ली थी। वेल्स को शुरुआत से ही सब कुछ पता था और उसी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके चोरों को लगातार सुराग दिए ताकि वो जेफरी से बदला ले सके। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि असली मास्टरमाइंड वही है और क्रिस ने बिना देर किए वेल्स को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस की गाड़ियां तेजी से उसको पकड़ने निकल पड़ी। उसी वक्त डेव को जेफरी की लोकेशन का पता चल गया, लेकिन जब दोनों वहां पर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जेफरी हेलीकॉप्टर लेकर भाग चुका था और चोरों का बदला लेने का प्लान अधूरा रह गया था। ये देखकर वेल्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलियां चलाने लगा। डेव ने उसको रोकने की कोशिश की और कहा कि वो पागल हो रहा है, लेकिन तभी वेल्स के सभी साथी हथियार लेकर वहां पर पहुंच गए। ये देखकर डेव को भी यकीन हो गया कि इस पूरे खेल का असली दिमाग वेल्स ही है और हालात चाहे जैसे भी हो वो पीछे हटने वाला नहीं है। उसने पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की और अपने आसपास मौजूद कई चोरों को गिरा दिया और वेल्स को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन इसी बीच एक चोर ने पीछे से हमला कर दिया और राइफल के बट से डेव के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पर पहुंच गई और क्रिस दौड़ते हुए छत पर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छत पर सिर्फ जख्मी डेव पड़ा था, जबकि वेल्स अपने साथियों के साथ फरार हो चुका था। तभी एड्रियन को याद आता है कि उसने वेल्स की गाड़ी में एक मैप देखा था जिसमें एक जगह पर निशान लगा हुआ था और उसी याद के सहारे वो वहां पर पहुंच जाता है जहां वेल्स पैसा शिफ्ट कर रहा था। एड्रियन को देखते ही वेल्स उसे वहां से चुपचाप चले जाने को कहता है, लेकिन जब एड्रियन पीछे नहीं हटता है तो वेल्स गोली चला देता है। लेकिन वेल्स एड्रियन को यूं ही छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने खुद पुलिस को एड्रियन की लोकेशन बता दी और फिर जेफरी को ढूंढने निकल पड़ा। क्रिस भी उन्हें ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था। कुछ महीनों के बाद उन्हें मेक्सिको में जेफरी का सुराग मिल जाता है। क्रिस को पूरा यकीन था कि वेल्स भी वहीं पर होगा, इसलिए वो अकेले ही उसको ढूंढने निकल पड़ता है। और जब ये दोनों आमने सामने मिलते हैं तो क्रिस की आंखों में वेल्स के लिए दया, गुस्सा और दर्द सब एक साथ नजर आ रहा था। वेल्स क्रिस को बताता है कि वो और उसके साथी सालों से अंदर ही अंदर मर रहे थे और उस मिशन के वक्त ही उसे महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन एक फौजी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, उसे बस ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, यही उसका फर्ज होता है। उस दिन हुई गलती ने उसे कभी भी चैन से सोने नहीं दिया और जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा उसके दिल का डर और गहरा होता चला गया। आखिर में जब सिर्फ जेम्स जिंदा बचा और उसकी आंखों में डर दिखा, तब वेल्स को पूरा यकीन हो गया कि उनका शक सही था और उन सब का इस्तेमाल ऊपर बैठे लोगों ने किया था। सच जानने के बाद वेल्स और उसके साथियों ने जेम्स की मौत का नाटक रचा और किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन जिंदा रहकर भी जेम्स ने सब कुछ खो दिया। वो अपनी पहचान तक खो बैठा और जो आदमी अपने देश के लिए जान देने को तैयार था वही अब अपने ही देश में छुपकर जिंदगी जीने को मजबूर हो गया था। दूसरी ओर वेल्स और उसके साथी अपने ही दोस्तों को मारने के बोझ के साथ जीते रहे और इस पूरी दर्दनाक कहानी का असली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जेफरी था। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया था। और ये सुनकर क्रिस ने वेल्स के साथ सीधा सवाल किया कि उन बेगुनाह लोगों का क्या जो इन सब में बिना वजह मारे गए। क्रिस की आवाज वेल्स के कानों में गूंजने लगी और ये सुनते ही वेल्स पूरी तरह टूट गया।
वो कहने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, वो बस गलत वक्त पर वहां पर मौजूद था और उन्होंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि जेफरी को मारना चाहिए या फिर नहीं, और माहौल और भी तनाव भरा हो जाता है। आखिर में क्रिस कहता है कि उसने एक बार पहले भी वेल्स पर भरोसा किया था और उसको धोखा मिला, लेकिन अब वो आखिरी बार उस पर फिर से भरोसा कर रहा है और इस बार वो पछताना नहीं चाहता। ये कहकर क्रिस सीधा जेफरी की तरफ बढ़ता है, जो अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाता, बल्कि वो तो घमंड में हंस रहा होता है। जेफरी को लगता है कि मेक्सिको आकर वो पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है और वो क्रिस को धमकी देता है कि अगर उसको नुकसान पहुंचाया गया तो क्रिस भी गुनहगार बन जाएगा। लेकिन इन बातों का क्रिस पर कोई असर नहीं होता। अचानक क्रिस हमला करता है और जेफरी के पेट में चाकू घोंप देता है, जिसको देखकर आसपास मौजूद लोग डर के मारे भागने लगते हैं। जेफरी का बॉडीगार्ड अपने बॉस को घायल देखकर बंदूक निकालता है, लेकिन वेल्स पहले ही उसको देख लेता है और गोली मार देता है, जिसके बाद क्रिस अपनी बंदूक वेल्स पर तान देता है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन वेल्स अपनी बंदूक नीचे कर देता है और पीठ फेर कर चलने लगता है। वो अपनी किस्मत क्रिस के हाथों छोड़ देता है और सालों से जो उसके दिल पर बोझ था, आज वो उसके अंदर से उतर जाता है। क्रिस भी उसको जाते हुए देखकर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है, लेकिन इस बार कोई जीत नहीं होती, ना क्रिस की ना वेल्स की। बस खामोशी रह जाती है, जिसमें बीते हुए सालों का दर्द गूंजता रहता है। वेल्स धीरे धीरे दूर होता जाता है और उसकी परछाई अंधेरे में खो जाती है, जैसे वो कभी यहाँ पर था ही नहीं। क्रिस वहीं पर खड़ा रह जाता है, हाथ में बंदूक, आंखों में पछतावा और दिल में एक खालीपन लिए, जिसे अब कोई भी भर नहीं सकता। उस दिन ना सिर्फ एक इंसान दूर गया, बल्कि क्रिस की जिंदगी से उसकी आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए चली गई, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मराडर्स की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।